नाजरीन आदाब। प्रोग्राम नज़रियात के साथ मैं एतमाद आपकी खिदमत में। दोस्तों, प्रोग्राम नज़रियात जो हर हफ्ते यानी पीर और मंगल को पेश किया जाता है, इस प्रोग्राम में उमूमन हम पॉलिटिकल इश्यूज़, सोशल इश्यूज़ या फिर गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को लेकर गुफ्तगू करते हैं और ये कोशिश करते हैं कि माहिरीन के नज़रियात से आपको वाकिफ़ करवाए। इसी वजह से इस प्रोग्राम में उमूमन हम पॉलिटिकल लीडर्स को अवॉइड करते हैं, क्योंकि इनका एक पर्टिकुलर आइडिया होता है, उसी पर चलते हैं और उनके जो नज़रियात होते हैं उमूमन ये देखा गया है कि हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद ऐसे कोई ठोस इक़दाम उन्होंने नहीं उठाए जो हिंदुस्तान की तरक्की को लेकर कोई अहम किरदार निभा सके। तो दूसरी तरफ हिंदुस्तान की यूनिटी के लिए भी आज तक उनके पास कोई ऐसे आइडियाज़ और थाट्स नहीं रहे। बेशक हिंदुस्तान में कई कुछ पॉलिटिकल लीडर्स बेहतर भी हैं जो हिंदुस्तान की तरक्की और हिंदुस्तान की इत्तेहाद के बारे में भी सोचते हैं, इनकी भी कमी नहीं है, लेकिन वो जिस मकदार में है वो तमाम लोग, हम और आप उससे वाकिफ़ हैं। इन्हीं वजूहात की बुनियाद पर इस प्रोग्राम नज़रियात में हम स्कॉलर्स को, इंटेलेक्चुअल्स को, पॉलिटिकल एनालिस्ट को, सोशल साइंटिस्ट को, रिलीजियस स्कॉलर्स को या फिर एक्सपर्ट्स को, अपने अपने फील्ड में जो एक्सपर्ट्स हैं उनको हम मदऊ करते हैं ताकि उनके नज़रिया से आपको वाकिफ़ करवाए। स्कॉलर्स और इंटेलेक्चुअल्स को इस प्रोग्राम में पेश करने का मकसद ये होता है कि इनकी जो रिसर्च होती है वो एक ऑथेंटिक होती है और इनकी रिसर्च पर ही दुनिया का चाहे कोई भी मुल्क हो वो डिसीशंस या रेजोल्यूशंस पास करता है। तो दोस्तों, जानते हैं आज का उन्वान, आज हम गुफ्तगू करेंगे नज़रियात प्रोग्राम में एनवायरनमेंटल पोल्यूशंस पर। क्या वजूहात है पोल्यूशंस की, आप और हम किस किस्म से पोल्यूशन जो फैला रहे हैं, हमारा भी कितना उसमें कसूर है, या फिर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स जो तजुर्बात करती हैं या फिर रिसर्च सेंटर्स जो तजुर्बात करती हैं, इससे किस किस्म के पोल्यूशंस होते हैं। इन नुकात पर भी हम कोशिश करेंगे कि गुफ्तगू की जाए। फिर इसको, इन पोल्यूशंस को प्रिवेंट करने के लिए या रोकने के लिए गवर्नमेंट में कोई पॉलिसीज़ बनाए हैं या कोई क़वानीन बनाए हैं, इन नुकात पर भी हम कोशिश करेंगे कि गुफ्तगू की जाए। स्पेसिफ़िकली आज का हमारा उन्वान होगा एनवायरनमेंटल पोल्यूशन एंड इट्स सॉल्यूशंस। इस उन्वान पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में दो एक्सपर्ट्स को मदऊ किया है। आइए मैं इनका तारुफ देता चलूँ। सबसे पहले हमारे साथ मेरे सीधी जानिब हैं असिस्टेंट प्रोफेसर मोहम्मद अख्तर अली साहब, एक जियोग्राफर भी हैं और उस्मानिया यूनिवर्सिटी में बहसीत असिस्टेंट प्रोफेसर अपने खिदमात अंजाम दे रहे हैं। साहब का ताल्लुक़ हैदराबाद दक्कन से ही है। आपके बाजू में एक और गेस्ट है, मैं बात कर रहा हूँ सुजाता घोष साहिबा की। आपका ताल्लुक़ वेस्ट बंगाल से है, वेस्ट बंगाल के मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट से आपका ताल्लुक़ है। एक अहम चीज़ आपके बारे में बताता चलूँ कि आप इतनी कम उम्र में सीनियर साइंटिस्ट है एड्रिन ISRO यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की। बेसिकली आप भी एक जियोग्राफर हैं, लेकिन फ़िलहाल आप ऐसे सीनियर साइंटिस्ट अपनी खिदमत इसरो में दे रही हैं। आइए दोस्तों, आप और हम मिलकर हमारे इस प्रोग्राम नज़रियात में हमारे दोनों एक्सपर्ट्स का हम खैर मकदम करते चलें। अस्सलाम वालेकुम अख्तर साहब। नमस्कार मैम। नमस्कार। आज हम गुफ्तगू ज़रूर आप लोगों के साथ एनवायरनमेंटल पोल्यूशन पर करेंगे। उससे पहले दोस्तों, जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि हमारे साथ दोनों माहिरीन जो बेसिकली जियोग्राफर हैं, उसके साथ साथ आप एनवायरनमेंट से पोल्यूशन से उस पर भी गहरी नज़र रखते हैं। इस पर आज हम गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला सवाल मैं मोहम्मद अख्तर अली असिस्टेंट प्रोफेसर साहब से करना चाहूँगा कि एनवायरनमेंट में पोल्यूशन बहुत फैल गया है। इस जुमले पर आप क्या कमेंट करना चाहेंगे कि वाकई में पोल्यूशन फैला है, किस हद तक फैला है, क्या पूरी दुनिया इसमें इन्वॉल्व है या सिर्फ हिंदुस्तान की हद तक है? आपका इस पर क्या नज़रिया है? हासिल करते हैं, फिर सुजाता घोष साहिबा से भी हम उस पर आपके नज़रियात लेंगे। जी साहब। जी, जज़ाकल्लाह। सबसे पहले शुरू करूँगा मैं, एक छोटा सा एक सेंटेंस है जो बहुत अहमियत रखता है और आज के दौर में बहुत बहुत अहमियत रखता है जी, और वो है थिंक ग्लोबली एक्ट लोकली। ये एक छोटा सा जो वर्ड है, मगर इसमें सारा का सारा चाहे हम एनवायरनमेंट की, पोल्यूशन की, ये जो आबी आलूदगी हो या किसी तरीके की आलूदगी की बात करें, इन सब का सब एक जुमले में पूरा का पूरा निचोड़ आ जाता है। जी जी। जैसे जो है, अगर हम बोल रहे हैं थिंक ग्लोबली एक्ट लोकली, अगर हम एक मिसाल के तौर पे अपने यहाँ पर अगर सोच लें हम कि अगर हम हैदराबाद शहर में जितने सिग्नल्स है वहाँ पर अगर बराबर सिग्नल नंबर जहाँ लिखे आते हैं कि 50 सेकंड रुकना है या 60 सेकंड रुकना है, तो जैसे पता चल गया हम जाके रुके सिग्नल पे तो 50 सेकंड रुकना है, 60 सेकंड रुकना है या 30 सेकंड रुकना हो,
जितने गाड़ी रुके हैं हर सिग्नल में कम से कम 500 300 400 तो गाड़ी रुकते हैं जी। तो वो सारे के सारे अगर अपना इंजन ऑफ कर देते हैं उस समय सिग्नल पे, तो एक गाड़ी से लगभग 10 से 20 जो पोल्यूशन का जो यूनिट होता है मेजरमेंट जलता है। तो अगर 500 गाड़ी होते एक सिग्नल पे, वो 30 सेकंड से 60 सेकंड के बीच में लगभग 500 जी। या 1000 यूनिट का जो पोल्यूशन है वो रुक जाएगा। तो ये जो एक सिग्नल का है, तो अगर हम हैदराबाद में देखें तो मैं उस पर भी एक जो है सो थोड़ा मुताला कर चुका हूँ मैं जी। और एक जो है सिग्नल्स का जो इंटरसेक्शंस ऑफ रोड जिसको बोलते हैं उसके ऊपर काम कर चुका हूँ। लगभग 3400 सिग्नल्स हैं हमारे यहाँ पर हैदराबाद में जी। तो इनमें से जो है अगर 3400 सिग्नल में अगर हम और थोड़ा उसमें डिटेल में अगर जाने लगे तो उससे ये समझ में आएगा कि जो मेजर सिग्नल्स हैं वो लगभग 1200 मेजर सिग्नल्स हैं। उसके अलावा फिर थोड़े सब रोड्स आते हैं या फिर बाज़ जगह सिग्नल उतना लंबा नहीं होता है, बाज़ जगह 20 सेकंड होता है, तब वो कोई आके ठहरते हैं 10 सेकंड के लिए बंद करके खोलेंगे तो फिर वो ज़्यादा पोल्यूशन चले जाएगा। तो वहाँ पर अगर नहीं रोकते हैं तब भी जो है लगभग 1200 सिग्नल ऐसे हैं जहाँ पर की गाड़ी बंद की जा सकती है। जी दोस्तों, जैसा साहब का नज़रिया है, इन्होंने इस चीज़ पर पॉइंट आउट किया है। हैदराबाद दक्कन की सिर्फ आपने बात की तो 3400 सिग्नल्स है, तो फिर हिंदुस्तान भर में आप सोच लीजिएगा कितने लाखों करोड़ों में जो है सिग्नल्स होंगे और वहाँ कितना पोल्यूशन हम फैला रहे हैं दुनिया पे। फिर हम दुनिया Think फिर उसके बाद globally, act locally जी बोला। जी हम तो हैदराबाद है, फिर अपना आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, फिर हिंदुस्तान, फिर अगर दुनिया का अगर हम सोच लें जी तो फिर जो है वो बेशक। एनवायरनमेंट इज डिस्टर्ब बिकॉज ऑफ पोल्यूशन। सुजाता घोष मैम साहब, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? Environment is disturbed, it is very true. Actually, environment is linked with certain factors. Nothing is existing in a standalone mode. So what is happening, there is a close link. सारे चीज़ों के एक रिश्ते होते हैं जी। और एनवायरनमेंट के साथ जब हम बात करते हैं पोल्यूशन की, उसके साथ साथ ही आता है वेस्ट. सो पोल्यूशन डजंट कम अलोन, इट इज लिंक्ड विथ वेस्ट. तो वेस्ट डिस्पोजल इज वन बिग इशू. लाइक if you call about air pollution, water pollution, land pollution and noise pollution, environment is in general is fine. We are adding something with जी it. जी So we need to be little bit sensitive, we need to be little bit careful while adding it to it. जी So all those wastage material what we add to that particular things creates nuisance in the overall environment. It disturbs the balances. जी That creates the pollution. ठीक। बहरहाल दोस्तों, जैसा मैम ने भी फरमाया है कि पोल्यूशन जो क्रिएट हो रहा है उसकी ज़्यादा जो अहम वजह है वो वेस्टेज है जो हम फैलाते हैं। मैं अख्तर अली साहब, एसोसिएट प्रोफेसर साहब से जानना चाहूँगा कि वाटर पोल्यूशन भी है, लैंड पोल्यूशन भी है, एयर पोल्यूशन भी है, मैम ने फरमाया कि नॉइज़ पोल्यूशन भी है। सबसे पहले अगर पानी की बात करें तो हम ये पानी में पोल्यूशन किस तरीके से फैला रहे हैं, उसके क्या वजूहात हैं, और आप सरसरी इस पर रोशनी डाल दीजिए। आबी आलूदगी आप जो पूछ रहे हैं उसके लिए फिर से मैं वही बात, मेरी शुरू से जो गुफ्तगू शुरू करा, मैं थिंक ग्लोबली एक्ट लोकली, तो मैं लोकल एग्जांपल ही आपको दूंगा। मैं अगर हम हुसैन सागर का एग्जांपल ले लें, आज से 30 साल पहले 20 साल पहले हुसैन सागर का पानी नीचे डाउन स्ट्रीम में लोअर टैंकबन और उसके अतराफ के एरिया में पीने के इस्तेमाल में लिया जाता था। और 60s के बाद 60, 70 और 80 में अपस्ट्रीम में सनत नगर इंडस्ट्रियल एरिया, बालानगर इंडस्ट्रियल एरिया, जीडी मेटला इंडस्ट्रियल एरिया, ये जो इंडस्ट्रीज़ के जो आए हैं, आने के बाद में इसका जो कैचमेंट एरिया था, इसमें सारा का सारा जो बिना चेक करे कि जो केमिकल का आलूद जो पानी होता है वो सारा पानी हुसैन सागर में आना शुरू हो गया जी। तो उसके बाद में ये हालत हो गई है पानी की कि अब वहाँ पर कोई लाइफ ही नहीं है, बोलते हैं लोग, जियोलॉजिस्ट जो बोलते हैं कि देयर इज़ नो लाइफ। जी। तो जो जनरल कॉजेस जैसा कि इंडस्ट्रीज होते हैं जो हम साफ पानी में उनके जो है वेस्टेज को हम बहा देते हैं। एयर पोल्यूशन वगैरह के बारे में आप कुछ मजीद ऐड करना चाहेंगे मैम कि हम किस तरीके से जिम्मेदार हैं इन पोल्यूशन से? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। एयर पोल्यूशन के लिए जो कंपोनेंट है, फर्स्ट लेट में कैटेगराइज इट। एक तो है जो पॉइंट सोर्स, एक है नॉन पॉइंट सोर्स। सो पॉइंट सोर्स जो है उसमें जो रूटीन एमिशन होता है, इंडस्ट्रीज वगैरह जो है, कुछ पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज है लाइक पेस्टिसाइड, केमिकल्स, दोज इंडस्ट्रीज का जो चिमनी से जो निकाल के आते हैं, दैट क्रिएट्स अराउंड 26% पोल्यूटेंट। जी। that is consuming actually
6% pollutant contributing in the overall pollution. So it is a very big component. Next is coming, it is point but it is mobile, which is all our vehicle, all the vehicle which is on the road, जी. like and burning of diesel. जी, जैसा अभी अख्तर साहब ने जिक्र किया, हाँ, वो burning of diesel is not fully burned. So because of that, like there is a way to decide the burning component, and when the burning is complete, total carbon dioxide will be produced. जी. But most of the cases, carbon monoxide and some other nitrogen component get produced of diesel fuel burning. So during that time, that is another big component worldwide. If you see, that contributes almost 50% of the pollutant. Then another thing is accidental release, like Bhopal gas में हुआ था, जी जी, some carbide release or some accidental release of some factory which creates another level of pollution. So these are the main three man-made or human-induced air pollution. Another thing is natural, which is forest fire. जब ठीक है, forest fire जी. कहीं पे होती है तो काफी अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, ऐड होती है एटमॉस्फेयर में. I'll add to that volcanic ash. Volcanic ash, जी जी, It also contributes. So all these contributed in a form of aerosol, जी. suspended particulate matter, SPM बोलते हैं. SPM जो बोलते अख्तर हैं. साहब, जैसा अभी हमने गुफ्तगू के दौरान मैम से ये भी पता चला कि मैन मेड पोल्यूशन और नेचुरल पोल्यूशन, क्या लगता है आपको कि मैन मेड पोल्यूशन ज़्यादा होता है या फिर नेचुरल पोल्यूशन? नेचुरल पे हमारा कंट्रोल नहीं है, कुदरत का जो है उस पे किसी का कंट्रोल नहीं है. जैसे बता रही थी, जो फायर है अक्सर हमको यहाँ पर इंडिया में तो कम दिखने को मिलता है, बट मोस्टली कैलिफोर्निया में और द न्यू जर्सी में और मोस्टली अमेरिकन कंट्रीज और कनाडा में वहाँ पर ज़्यादा सुनने को आता है, हमेशा लगा रहता है. बट देन उसमें हमारा कंट्रोल नहीं है, तो उसको तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं. बट उसके लिए भी जो बात समय ऐसा हो जाता है कि जो नेचुरल फायर जो लग रही है फॉरेस्ट में, उसके लिए जो सो इनडायरेक्टली हम लोग जिम्मेदार हैं. इनडायरेक्टली मतलब ऐसा है कि जो है, जो पता है कि जो एक हवा का जो झोंका जिस तरीके से जाता है, तो वहाँ कहीं अगर ड्राई एरिया हो और कहीं भी अगर घास हो, कुछ लग जाए आग, जी जी, ठीक है, तब वहाँ पर जो घास जो सूखा जो होता है, वहाँ पर अगर हम पेड़ पौधे अगर उगाना शुरू कर दें, मेकिंग इट एक वॉल की तरह वहाँ पर क्रिएट कर दें, तब जो है ऑटोमेटिकली वो आधा तो चेक हो जाएगा. जी जी, उसी जो तरीके सूखा से ना रहने अगर- दें, हाँ, जी. इसी में एक और एक है जो बात, ये जो एक वॉल की जो बात करा था मैं, ईरान में और इराक में जो रेगिस्तान में जो रेत की जो होती है, तूफान जो आता है रेत का भी, जी. तो वो भी जो है बिल्कुल नॉर्मल रहता है, एकदम तूफान आता है. तो बाज़ जगह पर ऐसा है जहाँ पर इंडस्ट्रीज है, जहाँ पर उनके जो पैलेसेस है, वहाँ पर उसके आगे बोलो इस तरीके से जो खजूर के पेड़ इतने लगा चुके हैं, एक वर्षा एक के बाद एक छोटे हैं, उससे बड़े इस तरीके से कि वो जो आती है विंड वहां तक आके वो खुद ब खुद अपने आप कमजोर Collapse पड़ती है, हो रुक जाती जाती है. जी जी. बहरहाल इस किस्म के सॉल्यूशंस, जैसा मैन मेड पोल्यूशन हम क्रिएट करें तो सॉल्यूशंस भी हमें ही निकालना है. मैडम, एक अहम चीज़ जैसा कि सुजाता घोष साहिबा जो हैं वो सीनियर साइंटिस्ट है इसरो की एड्रिन जो डिपार्टमेंट है स्पेस से रिलेटेड, तो स्पेस में भी आजकल पोल्यूशन होने लगा है. क्या इस किस्म से कोई बात हो रही है? आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? हाँ, स्पेस में पोल्यूशन हो रही है, ये सच बात है, इन द फॉर्म ऑफ स्पेस डेब्रिस. आप देखेंगे तो हमारी धरती के ऊपर जो एटमॉस्फेयर है, वो एटमॉस्फेयर को भी हम स्पेस कहला सकते हैं, बट दैट इज वेरी नियर टू अस. जी अनदर इज डीप स्पेस विच इज फार अवे. जी, तो हमारे नियर बाई एटमॉस्फेयर में जो पोल्यूशन है, दैट इज एरोसॉल एंड सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर एंड ऑल अदर थिंग्स which get contributed by what I mentioned just जी, now. जी. But when we talk about space pollution, mostly we refer to deep space. Now, how deep space polluting? The main contributors is each satellite, when it goes, it has a lifetime. 3 years, 5 years, 8 years, that sort of thing. Once that lifetime is over, so what is happening is that satellite will be in that orbit unless you drag and pull it and take it out to the graveyard orbit. तो वो घूमता ही रहेगा उसके ऑर्बिट. घूमेगा भी नहीं, वहाँ जी. सोलर पैनल
काम नहीं करता है, तो एनर्जी भी नहीं है, it becomes haphazard, you cannot control it, it is not under your control. So it goes into a motion, but it may hit some other satellite which you are trying to छोटे सितारे, सियारे, दूसरे और जो डिब्रीज ऊपर रहते हैं ऑलरेडी, जो एग्जिस्टिंग है कुदरती तौर पे, जो मिल्की वे में रहते हैं, उसमें जाके ये इंटरेक्शन में आ जाएगा। बस इसका कोई कंट्रोल चलेगा। यहाँ पर जो लोग ग्राउंड स्टेशन में जो कंट्रोल रखे हैं, कंट्रोल चले गया उनका। ठीक है, तो वो फिर टोटल नेचुरल में जो है डिस्टरबेंस, नेचर में डिस्टरबेंस होता है जी। नो, अनदर थिंग इज, दिस इज वन कंपोनेंट। अदर थिंग इज, जब आप लॉन्च करते हैं, आपका प्रोपेलेंट का अलग अलग स्टेज होता है। जैसे सैटेलाइट ऊपर चढ़ते हैं तो प्रोपेलेंट खुल जाता है, आई मीन गेट डिटैच्ड जी। सो वो सारे जो कंपोनेंट है, कभी कभी वो सब भी ऐड होता है। सो 3 लाख ऐसे पार्टिकल है अभी आउटर स्पेस में, which is more than 1 inch। और जब आपके सैटेलाइट वो पार्टिकल 8 किलोमीटर पर सेकेंड में ट्रेवल कर रहे हैं, even if it hits in a small way also, effects is much bigger। आप सोच सकते हैं 8 किलोमीटर पर सेकेंड। तो आप जब नया सैटेलाइट लॉन्च करने जाएंगे, ये डेब्रिस will come on the way, it may hit, और हिट करने से आपके टेलीस्कोप, आपके कंट्रोल सिस्टम इफेक्ट हो सकता है। तो इसको रेगुलर बेसिस पे मॉनिटर किया जाता है। नासा, ईसा, ये सब मॉनिटर करते हैं। इंटरनेशनल 3 लाख पार्टिकल्स जो हैं वो स्पेस में है, ऐसे ही है दोस्तों, फॉर्म ऑफ डेब्रिस। जैसे कि आज हम गुफ्तगू करें एनवायरमेंटल पोल्यूशन को लेकर के, चाहे वो दुनिया में हो या फिर स्पेस की भी, जैसे हम गुफ्तगू कर रहे हैं। मजीद इस पर हम गुफ्तगू जारी रखेंगे, लेकिन अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। तो ख़वातीन और हज़रात, एक ही दरख्वास्त, आप कहीं जाइएगा मत, हम हाजिर होते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। 5 मिनट में 50 बड़ी खबरें। मुंसिफ रफ्तार। मोदी ने आवाम को सस्ती तिब्बी सहूलियात फराहम करने पर नाजरीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आप तमाम का प्रोग्राम नज़रियात में खैर मकदम है। मैं हूँ एतमाद, आपका मेज़बान। आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं एनवायरनमेंटल पोल्यूशंस पर और फिर उसको लेकर के क्या पॉलिसीज़ बनाए गए हैं। इस उन्वान पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में 2 मेहमान एक्सपर्ट्स हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर मोहम्मद अख्तर अली साहब, जोग्राफर भी हैं, उस्मानिया यूनिवर्सिटी में बहसीत असिस्टेंट प्रोफेसर अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। आपके बाजू में है सुजाता घोष साहिबा, जो वेस्ट बंगाल से ताल्लुक़ रखती हैं, लेकिन फ़िलहाल हैदराबाद में एज ए सीनियर साइंटिस्ट एड्रिन इसरो में अपनी खिदमत अंजाम दे रही हैं। अभी बेसिकली जोग्राफर है। मेरा सवाल सुजाता मैम से होगा कि आपने जैसा ब्रेक में जाने से पहले हमको बताया था कि स्पेस में जो पोल्यूशन हो रहा है उसकी वजूहात क्या है। आपने एक एग्जांपल भी दिया कि तकरीबन 3 लाख पार्टिकल्स जो हैं वो अभी स्पेस में, जो सैटेलाइट्स वगैरह होते हैं जिसका एक टाइम लिमिट होता है, उसके बाद वहाँ से उसको हटा लेना ज़रूरी है। नहीं हटाया जाता तो वहीं पर वो रहते हैं। तो इनको रोकने के लिए, ये स्पेस पोल्यूशन को रोकने, प्रिवेंट करने के लिए कोई डिपार्टमेंट्स या कोई ऑर्गेनाइजेशंस काम करते हैं? अगर करते हैं तो किस किस्म से आप इस पर रोशनी डाल दीजिए। आज के दिन में दुनिया के सारे देश स्पेस टेक्नोलॉजी में उतना एडवांस नहीं है। कुछ गिने चुनिंदे कंट्रीज ही इस चीज़ों में भाग लेते हैं। तो ये कोई अकेले किसी एक कंट्री के बस की बात नहीं है। सॉरी टू इंटरप्ट यू मैम, लेकिन आपने भी कहा कि दुनिया के बहुत सारे जो मुल्क हैं वो स्पेस के पोल्यूशन को रोकने के काबिल नहीं है। तो फैला तो रही है, हाँ, वो फैला देते हैं, लेकिन उसको रोकने का तरीका उनके पास नहीं है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। तो इसके लिए इंटरनेशनल कोलैबोरेशन के थ्रू काम हो रही है। नासा एंड ईसा और इसरो आल्सो, they monitor the number of debris, their flow, their trajectory, their orbit, because satellite launching से पहले ये estimate करना ज़रूरी होता है कि कुछ सामने आ रहा है कि नहीं आ रहा है। दूसरी चीज़ें है कि कुछ लॉ बन रही है, it is in a very nascent stage right now, कि ये कैसे हटाया जाए। और इसके लिए पॉलिसी ऐसा है कि एक लॉन्च करना है तो पहले एक डेब्रिस को उसको हटाना पड़ेगा। ठीक है। इस तरीके का कुछ पॉलिसी फ्रेमिंग
होने अभी की चल रही है। इम्प्लीमेंटेशन अभी हाँ, नहीं है। तो ठीक। बट वही जैसे कि मैं बोल रही हूँ कि ये इंटरनेशनल कोलैबोरेशन अपने बीच ही, जो भी स्पेस डेवलप्ड कंट्री है वो अपने बीच में ये सुलह करने की कोशिश कर रहे ट्रीटी हैं। इस तरीके से की जाए या फिर हाँ, एग्रीमेंट किया जाए तो हाँ। ये बहुत बेहतर होगा कि अगर आप सैटेलाइट लॉन्च करना चाहते हैं तो पहले और एक चीजें सोचा जा रहा है कि जो डेड सैटेलाइट है अभी, तो इस तरीके का कुछ चीजें भी सोचा जा रहा है, बट ये बहुत नेसेंट स्टेज में है अभी एज ऑफ नाउ। तो उम्मीद करते हैं 50 सालों में आइंदा ये हो सकता है। 50 साल बहुत दूर है, उतना दूर वेट नहीं कर सकते। फिर 10 साल, एक 1 डिकेड के बाद उम्मीद करेंगे कि हो इट शुड जाएगा। स्टार्ट इन विद इन नेक्स्ट 5 लेकिन इयर्स। इसकी अख्तर साहब, इसकी आप ये भी जैसा स्पेस का पोल्यूशन, उससे क्या नुकसान हो सकता है, आप इस पर कुछ बताना चाहेंगे? जी, अगर हम फिर से दोबारा अगर हम ये पूरी अगर अपना जो प्लानट है अर्थ, उसके अलावा उसके अतराफ जो अपना सोलर सिस्टम जिसमें 9 प्लैनेट्स हैं उसको देखें, उसके बाद और उसके आगे जाके अगर हम देखें तो इस तरीके से कई सितारों का एक मिलावा जोड़ है जिसको हम बोलते हैं मिल्की वे। तो ये सारा जो सैटेलाइट्स लॉन्च हो रहे हैं ये सारे उसी के बीच में इर्द घूम रहे हैं। तो होगा ये कि हम जैसे आज से 2 साल 3 साल पहले अगर पीछे जाके देखें तो बता रहे थे कि एक ऐसा सितारा आ रहा है जो हिंदुस्तान या दुनिया से 10 गुना बड़ा है और उसको, हाँ, वो जब टकराएगा तो जो दुनिया ख़त्म हो जाएगी। तो उसको तोड़ने के लिए पूरे लोग अपनी कोशिश कर रहे हैं, चाहे नासा हो, चाहे जितने वर्ल्ड के बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं, उसको निकालने की कोशिश में लगे थे वो लोग कि उसको कहीं टच होने से पहले उसके टुकड़े कर दे और कहीं पहुंचा दे। और फिर हुआ ये कि कुदरती तौर पे वो अपना खुद कोर्स बदल गया, डायरेक्शन बदल गया उसका, मगर फिर भी उसमें से कुछ पार्टिकल्स आए और आके गिरे। उसमें कुछ बता रहे थे कि कुछ डेब्रिस आके गिरे, जिससे कि जो मोस्टली अमेरिका कॉन्टिनेंट में कहीं आके गिरा था, उससे वहाँ पर के कुछ बताए कि जो एकदम जो फर्टाइल एग्रीकल्चर ज़राअत का एरिया था वो सारा का सारा डिजर्ट की तरह हो गया, सूखा हो गया। ऐसे कई बार अभी भी जो है कुछ आके गिरते रहते हैं। अख्तर साहब, एक ह्यूमरस वे में अगर बात करें तो अमेरिका ही आज सुपर पावर है, यही काम इन चीज़ों में कर रहा है और चीज़ें भी आकर वहीं गिर रही है। ये तो कुदरत का हिसाब है। ठीक है। बहरहाल दोस्तों, हम एनवायरनमेंटल पोल्यूशन पर गुफ्तगू कर रहे हैं। एक अहम चीज़ पर मैं अख्तर साहब को ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि ओजोन लेयर करके दुनिया के अतराफ में या हमारे अतराफ में बनी होती है। ओजोन लेयर क्या होती है, पोल्यूशन की वजह से इस पर क्या असर होता है? ऐसा है, ये जो है अपने कुरान में जिक्र है और जनरल ज्योग्राफी में भी जो रिसर्च हुआ है, ज़मीन के अर्थ के 7 लेयर हैं, उसी तरीके से आसमान के भी 7 लेयर हैं, पानी के अंदर भी तल में 7 लेयर हैं। तो अब जब आप ओजोन की बात करें तो ये आसमान के 7 लेयर है। स्टार्ट विथ एटमॉस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, एनोस्फेयर, उसके अलग अलग उसके जो है वो 1 किलोमीटर से तो वो दायरे बने हुए हैं। तो उसमें जो है ये जो ओजोन का एक बिल्कुल पतला सा एक लेयर है, वो एक ऐसा काम करता है जो डायरेक्ट सन से अल्ट्रा वायलेट रेज जो आती हैं उसको रोकने का काम करता है। सूरज से जो शुआएं आती है डायरेक्ट दुनिया पर ना पड़े तो ये प्रोटेक्ट करता है अल्ट्रा वायलेट रेस। ये जो रेस है सबसे डेंजरस रेस है और वो उसी से वो जो उसके रेजे जो बोलते हैं उससे कैंसर और सारे जिस्मानी बीमारी हर तरीके के होते हैं, उसको रोकने का काम करता है। ठीक है। तो हुआ ये कि आज से जो है ये 100 साल पहले नहीं था ये ओजोन लेयर का, ये 30 साल से कॉन्सेप्ट शुरू हुआ है। वो हुआ ये कि जो जैसे जैसे तरक्की हुई, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ और काफ़ी टेक्नोलॉजी बढ़ गई, तो अब जो है हर कोई जो है इस्तेमाल करना जो शुरू करे, चाहे रेफ्रिजरेटर हो, चाहे एयर कंडीशन हो, और भी कई ऐसी चीज़ें। तो ये सारे के सारे जो है प्रोड्यूस उनके इस्तेमाल करने से एक 2-3 किस्म के गैस तैयार निकलते हैं। एक होता है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। वो बहुत बड़ा कंपोनेंट है जो ओजोन लेयर को फाड़ने के लिए, डिप्लीट करने का काम कर रहा है। ठीक है। तो उसकी वजह से काफ़ी परेशानियां हो रही है। तो इन चीज़ों के इस्तेमाल से वो गैसेस रिलीज होते हैं और ये ओजोन लेयर पर इफेक्ट करता है, जिसकी वजह से सूरज की जो शुआएं वो डायरेक्ट दुनिया पर पड़ेगी और जिसका हम पर असर होता और है। इसका असर अब डायरेक्टली अब कई जगह पे स्पेशली जो है ये न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पर ज्यादा हो रहा है। अच्छा। उसका वहाँ पर तो क्या असरात इंसानों पर क्या असरात हो रहे हैं इसके? कैंसर की बीमारी, स्किन कैंसर हो रहा है। ठीक है। ये तो ओजोन लेयर का जैसा मैंने सरसरी गुफ्तगू की। वक्त की बहुत कमी है, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा इन चीज़ों पर गुफ्तगू कर रहा हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा इन लोगों तक पहुँचे, अवेयरनेस आए और हम इन चीज़ों से किस तरीके से बच सकते हैं इस पर हमको ध्यान देना है। मैडम से मैं जानना चाहूँगा, उत्तराखंड में कुछ अर्सा पहले एक नेचुरल कैलेमिटी कह लीजिएगा वो आई थी, बहुत बाढ़ के तौर पर फ्लड्स थे, बहुत पानी बहा था
तमाम वहाँ पर जो मुसाफिर थे वो भी उसमें बह गए। उसकी क्या वजूहत है? क्या वो भी वन ऑफ दी पोल्यूशन उसकी वजह हो सकती है? Exactly, pollution is not the component, but it is a natural calamity. It is a natural disaster. It उसकी वजह क्या थी उत्तराखंड में? initiated with cloud busting. ठीक है। Cloud busting पे तो आपका कोई control नहीं है. It is natural. It can happen. It happened earlier also. Not in the same place, maybe on some other place. Now here, why it becomes a disaster? First of all, the river bed is very young in that area near Kedarnath. जी। So during that, when more water comes, river suddenly get lot of flow of water, which is not there in the normal course of time. Now because of more tourist inflows, those riverbed areas were occupied by hotels, by buildings, building pillars. So जब बाढ़ आई, जब उतना पानी आया, riverbed accommodate करने के लिए तैयार नहीं था, तो उसके सामने जो आया वो बह गया। जी जी। मैं इस पे एक बात बोलना चाहूँगा। ये जो है, हम लोग अगर ज्योग्राफी समझने की कोशिश करें, ये सारा ज्योग्राफी से जुड़ा है। जहाँ कहीं भी ये कुदरत से जो पूरी दुनिया बनी है, उसमें पहाड़ हैं, ज़मीन है, पत्थर हैं, प्लेट्यूस हैं, बेसिकली 3 हैं लेयर जो बोलते हैं, माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन्स। इनमें सारी दुनिया बटी हुई है। तो अब जो पहाड़ से ऊपर से जो पानी नीचे आ रहा है, तो उसके बीच में, और जो है बीच में से जो पहाड़ों में हर जगह पे एक कुदरती तौर पे नदी नाले निकले हैं, नेचुरल कोर्स हैं, जिसको बाज़ जगह पेरिनियल है, जहाँ हमेशा बहते रहता पानी, बाज़ जगह सीजन में आता फिर रुक जाता पानी। तो अभी भी जो है, आप जो बोल रहे हैं उत्तराखंड का तो एक एग्जांपल बता रहे थे आप, उसके अलावा हर जगह पे 1-2 साल पहले, और यहाँ पर अपने बिहार में हुआ था, जो नेपाल से बारिश आके जो है एक नदी का एक चैनल था, रिवर चैनल, जो 100 साल पहले बंद हो गया था, उसको दोबारा जो है वो पानी इतना आया कि वो एक्टिवेट हो गया, और उसके अतराफ जो लगभग 100 गाँव पानी में डूब गए। तो ये जो है कुदरती तौर पे, तो क्या होता, पानी का जो तो बहाव ऊपर से नीचे, मैं बता रहा हूँ, जी। ऊपर से जो पानी का बहाव, जो पानी ऊपर से जब आ रहा है, तो उसका पानी जाने का कुदरती रास्ता बना होता है। तो उस रास्ते में बाज़ वक़्त ऐसा हो जाता है कि जो 10 साल, अब अगर हमारे हैदराबाद का, अगेन कमिंग बैक टू माय हैदराबाद, अब हम तालाब कट्टा है, नाम रह गया मगर कट्टा नहीं है। तो अब जब कभी भी बारिश ज्यादा हो जाती है, तो तालाब कट्टे में अंदर से पानी निकल के आ जाता है। तो उसी तरीके से पूरी दुनिया में, और खासतौर से हमारे हिंदुस्तान में ये हो रहा है कि आबादी जो है बिना कंट्रोल के, एनक्रोचमेंट, हैजार्ड ग्रोथ, कोई रुकावट नहीं, कोई नहीं, हालांकि कानून है, पॉलिसी है, सब है, मगर उसके बावजूद भी सब नजरअंदाज। नहीं, वो एरिया में परमिशन नहीं देना चाहिए कंस्ट्रक्शन के लिए, कोई भी कंस्ट्रक्शन के लिए। ऐसे जगह पे रिवर वैली जो व्हिच इज प्रोमिनेंट एंड एक्टिव रिवर वैली एरिया, वहाँ पे परमिशन कंस्ट्रक्शन का नहीं देना चाहिए। जैसे कि अभी अख्तर साहब ने बताया कि 100 साल पुरानी जो लाइन चैनल था वो हो गया, तो हमारे मूसा नदी भी है जहाँ पर और बहुत सारे एनक्रोचमेंट। और एक चीज है, पहाड़ों पे कंटूर होती है जी, ओके, जो हाइट लेवल डिटरमाइन करती है, तो वो कंटूर लेवल बराबर रोड कंस्ट्रक्शन होना चाहिए। रोड शुड नॉट क्रॉस वर्टिकली द कंटूर लाइंस। जी जी, ओके, दैट इज द बेसिक। बेसिक। बिल्कुल सीधा साधा एक ऐसे पहाड़ का स्लोप जा रहा है, तो उसमें ये जो स्लोप है कि यहाँ पर हाइट है, तो उसका पूरा एक ऐसा ले लेते लाइन, उसका जो मतलब 100 मीटर हो तो पूरा 100 मीटर का दायरा, उसके बाद 110 मीटर, 120 मीटर, तो जो दायरा 110 का हो, तो जो रोड जा रही है वो 110 मीटर दायरे पे होती जानी चाहिए, ना कि जो हम क्या करते हैं 100 मीटर से लेके ऐसे ऊपर लेके चले जाते, थोड़ा टेढ़ा ले लेके, तो 100 मीटर से एकदम हम 800 मीटर तक उठा के चले जाते रोड ले लेके। उससे ये होता है कि जब वो जो फ्लैश फ्लड ये जो बोल रहे हैं, ऊपर अगर बारिश हुई, पानी हुई, मट्टी है, पहाड़ है, अगर फिसल के आए तो वो सारा आके गिर गए, लैंडस्लाइड होता है वो। जी मैडम, कश्मीर में भी आजकल बहुत सारे फ्लड्स आ रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? कश्मीर में आप देखेंगे तो दो किस्म के फ्लड हो रहे हैं। एक, जब बहुत ज्यादा बारिश हो रही है तो वहाँ पे फ्लैश फ्लड हो रहा है, अचानक पानी में नदी में बहुत सारा पानी आ गया। दूसरा है श्रीनगर। श्रीनगर इज एक्चुअली ए फ्लड प्लेन, इट इज ए वैली सराउंडेड बाय हिल्स। और जो झीलम जो रिवर है, झीलम रिवर के साथ श्रीनगर जो फ्लड प्लेन है, उसका हाइट डिफरेंस बहुत कम है, 2 से 3 मीटर। तो अच्छा, श्रीनगर बसा हुआ है उसमें, और हाँ, बहुत कम डिफरेंस है। ठीक है। और उस जो आउटलेट है झीलम की, इवन डल लेक की, आप देखेंगे सैटेलाइट इमेज में आज से 50 साल पहले कैसे था और आज कैसे है, देखेंगे काफी एरिया इनक्रोच हो गया है। तो पानी बाहर जाने के रास्ता अगर इनक्रोच हो गया तो वाटर लेवल बढ़ेगा, तो नेचुरली पानी
थोड़ा लो रास्ता लाइन बाहर। एरिया में ऑटोमेटिकली चले जाएंगे। जगह फैल के जाए। जी जी। तो वो सब जगह सेटलमेंट के लिए यूज नहीं होना चाहिए था, घर बेशक, नहीं बेशक। बनाना चाहिए था वहाँ अख्तर पे। साहब, मुझे भी याद है, आपको भी याद होगा, मैम को भी याद होगा, आज से 20-25 साल पहले की भी बात करें, ज़्यादा नहीं, 2 डिकेड्स पहले, तो अगर नदी नाले के पास कोई ज़मीनात बिकने के होते तो वहाँ हमको नहीं लेने के लिए हमारे बड़े कहते थे। अगर तालाबों में कोई प्लॉटिंग हो जाती तो हमको वहाँ पर नहीं लेने के लिए कहते थे, क्योंकि वो वाकिफ थे इन चीज़ों से। लेकिन हम आज इस तरीके से इमटेरियल दुनिया में फंस गए हैं कि ना नदी देखते हैं ना नाले देखते हैं, हर जगह जाकर बस बसने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से हमको खुद नुकसान उठाने पड़ रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग भी एक अहम मुद्दा है। पहले मैं सुजाता मैम का इस पर नजरिया लेना चाहूँगा, फिर अख्तर साहब भी इस पर कहेंगे। जी सर। देखिए, ग्लोबल वार्मिंग ये नाम पे ही चीजें छुपी हुई है। जी ग्लोबल वार्मिंग खाली एक आपका मेरा ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, इट इज ग्लोबली अफेक्टिंग ऑल ऑफ अस, पूरी दुनिया को, पूरी अर्थ को। और सिंपल चीजों में कहें तो ग्लोबल वार्मिंग मीन्स दुनिया में जो तापमान है, जो हमारे सराउंडिंग्स में जो तापमान है, जो वर्ड है वो गर्मी से। हाँ, तो वो बढ़ रही है। जो पहले था तापमान आज के डेट में थोड़ा सा बढ़े है, और ये सिलसिला होते जा रहा है, जी फ्यूचर में भी बढ़ेगी। क्यों बोल रहे हैं आप? देयर आर सर्टेन पैरामीटर्स लाइक सी आइस, सी सरफेस टेम्परेचर, सी लेवल, ओशन का हीट कंटेंट, टेम्परेचर ओवर द लैंड, टेम्परेचर ओवर द ओशन, ह्यूमिडिटी एंड ग्लेशियर एंड स्नो कवर। ये सब चीजों को हम जब मिला के एक साथ देखते हैं तो एक दूसरे के साथ ये सब रिलेशन है, जी हाँ। इंटर रिलेटेड है। तो ये जो फैक्टर्स मैंने बताए अभी, ये सारे फैक्टर्स एक्चुअली इंडिकेट करते हैं कि तापमान बढ़ रहा है, और ये सारा मेजरेबल फैक्टर है। बताया जाता है कि, और एस्टिमेशन बताया जाता है, बोलना नहीं चाहिए, इट इज एन एस्टिमेशन साइंटिफिकली प्रूवन फ्रॉम द पास्ट डेटा कि 2050 तक तापमान 4 से 8 डिग्री तक बढ़ सकते हैं। जी। सी लेवल राइज 4 से 8 इंच तक, सॉरी, एंड टेम्परेचर 2 to 4 डिग्री तक बढ़ सकते हैं, जी। बिकॉज अच्छा, एक टेम्परेचर बात बताइए, बढ़ेगा। आज हैदराबाद में 2-3 दिन से भी बहुत ज्यादा गर्मी है, हाँ। क्या ये भी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ही हो सकते हैं या? ऑफ कोर्स ग्लोबल वार्मिंग इज अ फैक्टर, क्योंकि हम भरपूर पेड़ काट रहे हैं। जी हम जो चीजें हमें ध्यान रखना चाहिए वो हम नहीं कर रहे हैं। अगर तापमान बढ़ रहा है तो सी लेवल रेज हो रहा तापमान है। बढ़ रहा है अख्तर साहब, आपकी टेम्परेचर जी, राइज, आप जो ग्लोबल वार्मिंग बोले, बट आई पुट इट इन अगेन अ डिफरेंट वे। मोस्ट ऑफ द टाइम इवन मैं जो है बस स्कूल्स में जाके, बस कॉलेजेस में जाके भी लेक्चर भी दे चुका हूँ इस पे, एंड आई पुट इट द अदर वे अराउंड। आई से दैट इज इट अ ग्लोबल वार्मिंग और ग्लोबल वार्निंग? जी। तो दोनों भी हो सकते, एक भी हो सकता, या दोनों नहीं हो सकते। दोनों नहीं हो सकते तो बात नहीं कुछ है। लोगों को कंफ्यूजन है कि वार्मिंग को वार्निंग ही समझते हैं। बिल्कुल। वो बेहतर है, वार्निंग हाँ, ही लें इसको। it is in that level। जी। दैट्स व्हाट, वही बात से मैं बोल के शुरू करता हूँ मैं। तो ये जो हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग का जो कॉन्सेप्ट हो रहा है, तो ये अगर हम सोचें तो ये अपना जो ग्लोब प्लैनेट है, अर्थ प्लैनेट, जो कुछ भी हो रहा है इसके अंदर हो रहा है। तो क्या हो रहा है, जहाँ पर बर्फ एरिया, आइस एरिया है, अगर हम 1000 ईयर्स बैक का भी अगर डाटा लेके देखते हैं तो 10,000 साल पहले, 5,000 साल पहले जहाँ पर कि बिल्कुल जो है सो सूखा था, वहाँ पर अब जो है सो ठंडा हो रहा, बर्फ जमना शुरू हो गया है। और जहाँ पर कि जो बर्फीला इलाका था सूखा हो गया है, जहाँ नदी थे वहाँ रेगिस्तान हो गया। सो इट इज़ वन नेचुरल सिस्टम विच इज़ ऑल्सो टेकिंग प्लेस। बट राइट नाउ द कंसर्न फॉर एंटायर ग्लोबल वार्मिंग इज कि जो है ये जो 50 साल में जो टेम्परेचर बढ़ा है, जो 1000 साल में नहीं बढ़ रहा था, उतना टेम्परेचर एकदम राइज हो रहा है। तो ये जो है सडन जो हो रहा है शूट, ये सोचने वाली बात है। तो उसके असरात या उसके इम्पैक्ट जो देख वजह क्या है 50 साल में इतना ये इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये एलपीजी, आई पुट इट अगेन टर्म्स जो यूज करते हैं, एलपीजी हम जो बोले तो लोग समझेंगे कि गैस की बात करें, बट इट इज नॉट सो। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबल विलेज, ग्लोबलाइजेशन, ये सारे जो टर्मिनोलॉजीज यूज हो रहे हैं, तो आज के दौर पे यही हो रहा है कि पहले हम जो सोचते थे कि जो सुना दुनिया के दूसरे कोने में जाना तो कितना मुश्किल है, मगर आज जो है विद दिस टेक्नोलॉजी तो जो इतना नजदीक आ गए, तो उसमें ये हो रहा है। अभी जो बात हो रही थी जैसे कि जो है आप जो बोले 20-30 साल पहले जो अगर पानी के किनारे कोई अगर लेना हो मकान तो सोचते थे लोग, रोकते थे। अब इतना टेक्नोलॉजी आ गई, इतना नॉलेज आने के बाद भी हम इतनी गुमराही की तरफ चले गए हैं कि एक अंधी दौड़ में चले गए।
जी। तो ये अंधी दौड़ में हो ये रहा है कि इतने सारे इंडस्ट्रीज जो है पोल्यूटर्स को जो है सो फाइन लगा रहे, पोल्यूटर्स पे बोल रहे हैं, ये सारी बात हो रही है, सारे कानून हो रहे हैं, मगर फिर भी जितने इंडस्ट्रीज लगाने वाले हैं आखिरी में उनको भी असरात उसके भुगतना पड़ रहा है, मगर वो लोग आग बंद कर रखे हैं सिर्फ अपना पैसा कमाने के लिए। जहां जहां रिश्वत देना हो दे रहे हैं, अपने जहां यूनिट लगाना हो वहीं लगाते हैं। तो होता ये बात चीज जो होती है, जैसे हवा का जो एक साथ जो बहाव होता है, अगर उस डायरेक्शन में अगर कोई इंडस्ट्री हो जो कि ज्यादा पोल्यूशन हो, अगर वो कहीं समंदर के किनारे के पास रखता है और वो उसका हवा का झोंका अगर समंदर की तरफ जाता हो, तो जो पोल्यूशन का जो एयर पोल्यूशन है जो शहर के तरफ या आबादी की तरफ जाना है वो उधर चले जाएगा। ठीक है, अप टू सम एक्सटेंट दैट कैन बी एक्सेप्टेड, मगर नहीं कर रहे हैं। फिर वही 20-25 साल पहले अगर देखें तो इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज बनाने के लिए भी एक एरिया दिया जाता था, उसी उन हवाओं को देख करके, रुख देख करके। लेकिन आज तो कहीं पर भी इंडस्ट्री, फैक्ट्री, इवन रेसिडेंशियल एरियाज में भी कायम कर दिया जा रहा है। मेरे ख्याल से लैंड यूज जो है, लैंड का यूज किस पर्पस में हो रहा है वो सैटेलाइट डेटा से हम मैप कर सकते हैं। तो उसमें एक बड़ा कैटेगरी है वेस्टलैंड, जो बंजर जमीन हम कहते हैं, जिसमें खेती नहीं हो सकती, जो ऑलरेडी ड्राई है, वहाँ पे इरिगेशन नहीं होता है या सलाइन है, वहाँ खेती नहीं हो सकती। तो ऐसे जो वेस्टलैंड है वो काफी सारा है जी। टोटल लैंड जो कृषि या एग्रीकल्चर के लिए है उससे आधा ऑलमोस्ट वेस्टलैंड है। जी जी। तो उस लैंड को क्यों ना हम लैंड बैंक बना के रखें और इंडस्ट्री के लिए यूज करें। बहरहाल ग्लोबल वार्मिंग जैसा अख्तर साहब ने फरमाया, इसको वार्निंग के तौर पर ही हमें लेना चाहिए। जो गर्मी है हमारी दुनिया में वो बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से बर्फ पिघलेगी और समंदरों की जो सतह है वो बढ़ेगी। It is expected by 2050 that 70% of Bangladesh will get submerged. न्यूयॉर्क भी, न्यूयॉर्क 30% of New मुंबई York का will भी, submerge, जी। 30% of Mumbai will submerge. Overall पूरे वर्ल्ड के जो अपने ये जो कोस्ट लाइन्स हैं उसमें से 30% of the line will get cut off. ऑलरेडी अब अगर हम देखें तो 71% इज ओशन, 29% इज लैंड। इसमें से और जो है अगर जो है 5%, 11%, 10% अगर चले जाए तो लैंड पहले है सो इतनी, उसमें से भी लैंड के ऊपर पानी आ जाएगा। क्या करना होगा हमको इन चीज़ों के लिए? यस, अब उसमें एक जो है अब ये पोल्यूशन या जो गर्मी है रोकने के लिए अब सिंपल हम जो अगर हम देखिए अब इस वक्त हैदराबाद सिटी का, अगेन कमिंग बैक टू माय एग्जांपल, हम जब यहाँ मेहदीपट्टनम में जाते हैं और ये सिटी में जाते हैं 2 डिग्री 3 डिग्री टेम्परेचर बढ़ के, और हम व्हेन आई गो टू माय यूनिवर्सिटी, हम उस्मानिया में जाते हैं 3 डिग्री टेम्परेचर कम होता है। रीजन इज झाड़ है, पेड़ हैं, पौधे हैं, इतने सारे पेड़ पौधे। और उसी के लिए अर्बनाइजेशन में ये जो पॉलिसी की बात आई थी गवर्नमेंट की, मैं इससे पहले भी आज से 1 महीना पहले हमारे कमिश्नर साहब के पास एक मीटिंग में था, जो सीएम साहब का स्कीम चल रहा है कि 2 मिलियन प्लांट्स लगाना है कुछ अपने पूरे तेलंगाना में, बल्कि उसी सिलसिले में रखे थे। तो हैदराबाद सिटी की बात हो रही थी, तो मैं फॉर्चुनेटली आई वाज सेकंड टू स्पीक, तो मैं बताया मैं कि एक जो है फर्क होता है प्लान कॉलोनीज में और स्लम में, झोपड़पट्टी में, और जो है कानूनी तौर पे मकान लेके जो टैक्स भरते उसमें फर्क होता है। फ़र्क ये है कि जो झोपड़पट्टी होती है उनका क्लस्टर्ड होता है और उनमें कोई रोल नहीं होता, कोई रोड नहीं, कोई रास्ता नहीं, छोटा 10 फीट में भी मकान बन जाता, 40 फीट का भी मकान रहता। मगर जब प्लान परमिशन लेके बनाते हैं तो देयर हैज़ टू बी ए रूल, जो है सेटबैक फॉलो करना है। ये जो था इसको बोलते इजीमेंट्री राइट्स, ये हमारे पास भी था, कुरान में भी है, जो हर एक का हुकूक रखना है। तो हम जब मकान बना रहे हैं तो हवा, पानी, रोशनी का ख्याल रखना है। सेम थिंग इज फॉलोड अक्रॉस ग्लोब इन द नेम ऑफ दिस अर्बन कॉन्सेप्ट, जो है इसमें जो बोलते हैं रूल्स जो हैं, तो सेटबैक फॉलो, 100 गज मकान में इतना सेटबैक, 200 गज में इतना। आज अगर हम देख लें 90% ऑफ द पीपल डोंट फॉलो दैट, गवर्नमेंट रोड पे भी आ जाते हैं। हाँ, रोड पे ये अपना मकान यहाँ पर है, रोड पे प्रोजेक्शन डाल दिए 5 फीट का, उसके बाद नीचे झाड़ लगाए, उसके बाद उसको भी घेर लिए। बल्तियाँ कर क्या रही आग बंद करके। तो मैं इसमें ये जो आप जो बात बताने में आ रहा हूँ, कमिंग बैक टू माय पॉइंट, तो मैं जो है कमिश्नर साहब को ये बताया कि आप जो है जितने मकान जो बना रहे हैं परमिशन के, जो इलीगल बने हैं, जो अगर 2 फ्लोर के बाद 3 फ्लोर बनाए तो आप उसमें आप जो है सो कुछ बिल्डिंग पेनलाइजेशन लगा के पैसा ले लो, मगर जो सेटबैक फॉलो करना नहीं करना तो उसको तोड़ के सेटबैक कंपलसरी फॉलो कराइए। और जो सेटबैक है वहां पर अगर लोग अगर पेड़ लगाना शुरू कर दें तो हम अलग से लंग स्पेस, अलग से जो ठंडी बात जो कर रहे हैं उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली टेम्परेचर विल कम डाउन टू 3 डिग्रीज। तो ये अक्रॉस होगा तो इट विल मेक अ लॉट ऑफ चेंज। जी मैडम, कैन बी यूज्ड फॉर प्लांटिंग। जी हाँ, गवर्नमेंट क्या कर रही है? वक्त की कमी है, आप जल्द से जल्द कुछ बताना चाहेंगे कि क्या पॉलिसीज
आपकी नजर में बेहतर? गवर्नमेंट की तरफ से एक चीजें बहुत जरूरी है कि जो सीवेज है अनट्रीटेड वे में वो मोस्टली लेक या रिवर में डंप किया जाता है जी, सीवेज, तो दैट इज ए वेरी वेरी बिग सोर्स फॉर पोल्यूटिंग ऑल आवर इंडियन रिवर एंड लेक। ठीक है। तो ये चीज को गवर्नमेंट को कुछ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट एक्स्ट्रा शायद लगाना पड़े और देखना चाहिए कि इट इज अप टू द मार्क, जी, इट्स वर्किंग इन फुल कैपेसिटी एंड वहां से जो वाटर नदी में जा रही है दैट इज ट्रीटेड वाटर, नॉट द अनट्रीटेड सीवेज जो एक मेजर कॉज है। दूसरा एक चीजें है, हम ऐसा नहीं है कि पानी की कमी है, जो लेक्स है हम उसको क्लीन नहीं रखते हैं, अगेन डंपिंग, तो हमारा लेक हमें मतलब पानी का जो सोर्सेस है वो क्लीन रखना चाहिए। तीसरा और एक चीज है मैं बोलना चाहूंगी कि कृषि के लिए, एग्रीकल्चर के लिए इंडिया में जो प्रैक्टिस है कि कैनाल का पानी आया 4 घंटे पावर फ्री है, 4 घंटे तक खेत में पानी बह के चले जा रहे हैं। पहले 4 बैग यूरिया इनफ, अभी 10 बैग यूरिया भी सफिशिएंट नहीं है। उसमें क्या हो रहा है, वो सारा यूरिया पानी के नीचे चले जा रहा है, वो पूरा एरिया सैलाइन हो जा रहा है और वो यूरिया अल्टीमेटली कहीं और जाके डंप हो रहा है, डिपॉजिट हो रहा है, जो पोल्यूशन कॉज कर रहा है। तो इंस्टेड ऑफ फ्लोइंग द एंटायर वाटर, मॉडर्न इरिगेशन टेक्नोलॉजी आए हैं इंडिया में, ये सब इंट्रोड्यूस करने की जरूरत है। माइक्रो इरिगेशन सिस्टम जो है, जो दुनिया की बाकी डेवलप्ड कंट्रीज में यूज होती है, ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकल, उसमें बोलते हैं रूट को पानी दीजिए, सॉइल को नहीं, तो उसमें ये सैलिनिटी और ये सब चीजें काफी कम हो जाती है, पेस्टिसाइड यूज कम होती है, ये सब थोड़ा सा अवेयरनेस। कितनी संजीदा है, आखिरी सवाल अख्तर साहब से, कितनी संजीदा है हमारी गवर्नमेंट पोल्यूशन को रोकने के लिए, खाली हिंदुस्तान की अगर बात करें? कानून काफ़ी हैं, कानून बने हैं, मगर जी, भोपाल का इतना बड़ा ट्रेजिडी होने के बाद भी अब तक वो लोगों का कुछ नहीं हो पाया, बल्कि वो लोग तो बाइज्जत बरी होके निकल गए। तो अब इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी हुकूमत कितनी संजीदा है। कोई भी हुकूमत आ जाए, कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, बस ये है कि जो है जो कानून बना है, कानून जो बना है, लगता मेरे को ऐसा है, मेरा नजरिया है कि जो गरीब को दबाने के लिए और जो कानून मानता है उसको दबाने के लिए, वरना जो लोग करने वाले हो तो करते ही जा रहे हैं बदमाशी, और जो करना है करते जा रहे हैं। अभी मैं देख रहा था हैदराबाद के लिए भी कई पहाड़ी इलाके हैं, कई पहाड़ है, कई छोटे छोटे तालाब थे, बंजारा हिल्स कई मैं उस पर काम भी किया था, उस पर इंक्रोचमेंट हो गया। अब ये जो उसका पानी का चैनल जो बता रहा था मैं, चिरियान पहले से उतर के जाने का, वहां पर पूरा लो एरिया जितना है एक रिवर का कोर्स, उसमें पूरे मकान आ रहे हैं सब। हालांकि बोलते हैं कि वो गवर्नमेंट लैंड है और वो जो वो रिवर चैनल है उसमें कुछ नहीं हो सकता है। बल्दिया के जो रोड्स हैं, लंग स्पेस हैं, पार्क्स हैं और वाटर बॉडीज हैं, वेस्टेड बोलते हैं, मतलब उनके पास देखभाल करने के लिए कॉर्पोरेशन के पास है, दे कैन नॉट एंटर इनटू सेल डीड, बट देन उसके सेल डीड भी बन रहे हैं और लोग खरीदे भी जा रहे हैं। सो गवर्नमेंट इज नॉट सीरियस, इट इज हाई टाइम नाउ, माई अपील, इट इज हाई टाइम नाउ। रूल जो बने हैं इट शुड बी फॉर एवरीबडी, गरीब को दबाने के लिए नहीं, बल्कि और जो है एक आई टेल वन पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आईपीएस ऑफिसर सेंटर में है, गुड फ्रेंड ऑफ माइन, कभी डिस्कशन गुफ्तगू होते रहती, तो ही सेड कि जो है पुलिस जो बनी थी 90% लोगों को 10% लोगों से बचाने के लिए, मगर अब ये हो गया है कि वो 10% लोगों को बचाने के लिए 90% लोगों को दबाया जा रहा है पुलिस की तरफ से। तो ये हर जगह, ये पुलिस का एग्जाम्पल वो बताए क्योंकि वो पुलिस के हर डिपार्टमेंट में यही हो रहा है। कानून बने हैं कानून, मगर दबाने के लिए जो लोग कानून को मानना चाहते हैं, जो लोग परेशान है, जो लोग कमजोर है, जो लोग नहीं कर सकते, उनको दबाया जा रहा है। सबके साथ एक साथ कानून होने चाहिए। बहरहाल दोस्तों, आज हमने गुफ्तगू की एनवायरमेंटल पोल्यूशन पर हत्तल इम्कान कोशिश की कि आपको बताते चले कि क्या हम भी इसमें कसूरवार हैं और हम किस तरीके से इन चीज़ों को रोक सकते हैं। झाड़ लगाना बहुत अहम चीज़ है। सेट बैक्स हमारे मकानात के छोड़े जाए, जैसे अख्तर साहब ने फरमाया है, वहाँ पर झाड़ लगाएं, एनक्रोच ना करें, बालकनीज बाहर ना निकालें, और बालकनीज के बाहर फिर नीचे झाड़ लगा देते हैं और उसको एनक्रोच। एक बात यहाँ इस्लामी नुक्ता नज़र रखना चाहूँगा मैं, हमारा इस्लाम का जो कुरान का जो आइन है उसमें जो लिखा है कि हमारी जो हद है बस हमारी हद, उसके बाद में एक इंच भी अगर हम उस पर कब्जा करते हैं, चाहे आसमान पे हो चाहे ज़मीन के अंदर हो, तो हम मरने के बाद में 7 तो खुद ज़मीन का उतना जितना कब्जा करें हमारे मरने का, तो हमारी कब्र पे लाद दिया जाएगा। ये हर कोई पढ़ते हैं, कई मस्जिदों में सुना मैं, हमारे खुद की मस्जिद के पास। उसके बाद में देखो तो एक दोस्त ने हमारे घर में जाने के लिए इतना बड़ा रैंप बनाए, चबूतरा बोल के, स्लोप बोल के निकाल के 5 फीट रोड पे डाल दिए, इनक्रोच कर दिए। कहाँ का निज़ाम है ये? जी,
मज़हब इस्लाम चाहे कोई भी मज़हब हो, हर मज़हब में यही तालीम दी गई है कि आपके जो इंसानियत लिमिटेशन है वो लिमिटेशन ही में आप रहें। और एनवायरमेंटल लॉ जब बने हैं उसमें जैसा हम अगर देखते हैं हिंदू लॉ को, तो वहाँ पर चूहे को जो है एक भगवान का वहाँ पर व्हीकल के तौर पर यूज़ किया गया है, कहीं पर बंदरों को बताया गया है, कहीं पर झाड़ों को बताया गया। तो सबकी वजह भी यही थी कि एनवायरनमेंट का प्रोटेक्शन। बहुत बहुत शुक्रिया अख्तर साहब, सुजाता मैम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मज़ीद हम इन फ्यूचर में भी आप लोगों को तकलीफ देते रहेंगे, जब कभी मौका मिला ज़रूर आप हमारा साथ दीजिएगा। दोस्तों, प्रोग्राम नज़रियात में वक्त अख्ताम को आ चला है। अगले पीर को हम कोशिश करेंगे कि हिंदुस्तान की तक़सीम पर गुफ्तगू की जाए और माहिरीन के नज़रियात इस पर आपके सामने लाए जाए। तब तक के लिए नज़रियात की पूरी टीम को एतमाद के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।